हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सो थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। जैसे कि चैप्टर का नाम सजेस्ट कर रहा है, व्हाट इज करंट। करंट क्या होता है? करंट क्या होता है इसको हम डिनोट करेंगे आई से। होता क्या है करंट? तो देखो, हमने कोई कनेक्टर लिया है, ठीक है, कि करंट किससे बहता है, या तो इलेक्ट्रोलाइट से या तो कंडक्टर से। जैसे बैटरी में जो सोल्यूशन होते हैं, उस सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, करंट फ्लो करता है। या तो कंडक्टर होता है हमारे पास जो भी, जैसे कि मेटल वायर हो गया या तो कोई डिस्क हो गया, है ना, जिससे करंट फ्लो करता है। सो करंट जो फ्लो करता है उसमें से हम बात करें किसकी, जो सब्सटेंस करंट को फ्लो कराता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। सो कंडक्टर है, सपोज यहाँ पे एक कंडक्टर है ना। सो इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन ए या ए से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अब यहाँ पे चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है ना। तो यहाँ पे चार्जेस कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो कर रहा है इन अ यूनिट टाइम, यानी गिवन टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हम बोल सकते हैं करंट इज फ्लो ऑफ, या इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ electrons through any given cross section of conductor। यानी कोई भी कंडक्टर है उससे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करे उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट, है ना। तो करंट क्या करंट दो टाइप की होती है। पहली बात ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और करंट को हम नापते हैं एम्पियर में, करंट को हम नापेंगे एम्पियर में। तो दो टाइप का करंट होता है। पहला होता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस वर्ड जो है यह है इंस्टेंट वर्ड से, इंग्लिश वर्ड है इंस्टेंट, जिसका मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे मान लो यहाँ पे भी हम बात करें, लेट से दोपहर के 3 बजे 2 एम्पियर 3 एम्पियर करंट आ रहा है, 3:15 पे 4 एम्पियर करंट आ रहा है, जो कि होता है नहीं जनरली, करंट कॉन्स्टेंट आता है ना हमारे घर में। बट स्टिल अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे करंट को वेरी कर रहे हैं। मगर अगर हम बोल लें 3:02 में और 13 सेकेंड में कितना करंट आ रहा है हमारे घर में, तो हम किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछ रहे हैं, तो किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना करंट आ रहा है उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। हम बोलते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing at per unit time at any instant of time। किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना करंट फ्लो कर रहा है उसी को हम बोलते हैं, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम बोलते हैं करंट। इसको हम डिनोट करते हैं डी क्यू बाय डी टी से, डी टी क्यू बाय डी टी से, ठीक है। ये दूसरा जो होता है वो होता है एवरेज करंट। एवरेज करंट मतलब क्या होता है? द टोटल सम ऑफ करंट टू द टाइम, यानी कितना अमाउंट ऑफ करंट, टोटल करंट आया है हमारे सर्किट में, सम कर देंगे उसका सारा। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखें, द सम ऑफ टोटल करंट इन गिवन टाइम इंटरवल। यानी अगर हम लिखना जाए तो लिख सकते हैं एवरेज करंट को आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा मतलब टोटल करंट कितनी आ रही है, टोटल चार्ज कितना आ रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश डैश Qn, कितना चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और कितने टाइम में, T1 प्लस T2 प्लस Tn, जितने भी टाइम में करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करेंगे एवरेज से और इसको इंस्टेंटेनियस से। ये हो गया फॉर्मूला एवरेज करंट का और ये इंस्टेंटेनियस करंट का। कोई नया टर्म नहीं है, क्लास 10 में हमने पढ़ा है इसको छोटा सा टॉपिक है, बस ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया है, ठीक है। तो नोट कर लें चाहे तो। चलो ठीक है, करंट वर्ट के बारे में तुमने पहले पढ़ा भी हुआ है ना। मगर एक चीज़ तुमने पहले नहीं पढ़ी है, वो है जैसे हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, जो कि रैंडमली
ओरिएंटेड होता है, यानी वो उसका मोशन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उनके एटम्स जो होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आयरन को अगर हम कंसिडर करें, तो आयरन का जो एटम है, कोई भी एटम है आयरन का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो उस एटम के प्रोटॉन से नहीं बंधे हुए। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है ना, मगर यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन उस एटम को बिलोंग नहीं कर रहे, वो उस एटम से निकल गए और वो फ्रीली अवेलेबल है, वो कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव भी करते हैं, मगर जितने भी इलेक्ट्रॉन से सबका डायरेक्शन अलग अलग होता है, जो मोशन का डायरेक्शन होता है वो अलग अलग होता है ना। तो क्वेश्चन आता है कि देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि करंट कितना प्रोड्यूस हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, उनका डायरेक्शन रैंडम है, तो करंट भी छोटी छोटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट प्रोड्यूस होती है, मगर करंट जो प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत छोटी छोटी प्रोड्यूस हो रही है, यानी बहुत छोटी छोटी करंट, और उनका भी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो नेट करंट कितनी हो जाएगी किसी भी कंडक्टर में, जीरो हो गई, ठीक है। मगर अगर हम करंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहा जाता है, वो पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब क्या हुआ देखो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, पॉजिटिव तरफ। तो अभी जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, अगर इसको हम बात सिनेरियो देखें बाद का, तो इलेक्ट्रॉन जितने भी थे वो अब रैंडम नहीं है। अब देखो उनका डायरेक्शन कहाँ हो गई, इस तरफ हो गई, इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव तरफ हो गई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज कैरी करे, तो कहाँ भागेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, अब उनका डायरेक्शन भी सेम हो गया, तो वो सब देखो छोटी छोटी करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोड्यूस कर रहा है छोटी सी करंट डी आई, है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन डी आई, एंड सेम विद एवरी अदर इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स डी आई करंट, छोटी सी करंट प्रोड्यूस करें, मगर वो छोटी सी करंट का डायरेक्शन क्या है, सबका सेम है, तो सारे करंट का डायरेक्शन सेम है। तो अगर हम सम करेंगे सारी करंट का, तो हमको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट मिल सकती है। तो कैसे करंट जनरेट होती है, हाउ डू वी गेट करंट, करंट प्रोड्यूस कैसे होती है, तो इसका आंसर है ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस एनी कंडक्टर। सिर्फ कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, इंसुलेटर्स में करंट फ्लो करता ही नहीं, बिकॉज उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एटम से बंधे हुए होते हैं, तो वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं तो मूव कौन करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ कंडक्टर की बात होती है, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस की बात हुई है, तो चार्जेस फ्लोज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, जैसे कि डेफिनेशन बता रही है, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो चार्जेस काम करने लगे एक ही डायरेक्शन में। अगर वो डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है ये, और चार्जेस की फ्लो की डायरेक्शन है ये, तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। हमको पता है जिस तरफ चार्जेस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करता है, उसके अपोजिट में करंट जनरेट होती है। तो करंट कहाँ जनरेट होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू चार्ज। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रॉन सारे इधर फ्लो करने लगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा करंट फ्लो करता है। जहाँ वही चीज लिखी है, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस एनी कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस फ्लोज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फ्लो कर रहे हैं, दस जनरेटिंग द करंट। अब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो जिस तरफ चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट में उनको करंट मिल जाएगी, है ना। तो यही ऐसे हम जनरेट करते हैं, यानी अगर हमको करंट जनरेट करनी है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देंगे उस कंडक्टर के अक्रॉस या उस कंडक्टर के अंदर, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो है वो पर्टिकुलर हो जाएगी, यानी वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसी वजह से हमको करंट मिल जाएगी, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है। तो ऑब्वियसली अगर हम सर्किट में जो करंट फ्लो कराते हैं, किसी चीज कराते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कौन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है, बैटरी। तो द बैटरी कनेक्टेड टू सर्किट provides this external electric field। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और
फिर फर्दर हमको करंट मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन कंडक्टर। अब इसके बाद हमने सीख लिया कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगाते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस देती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसी के बेसिस में एक लॉ है जो हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ, है ना। अब हमने देखा है कि अगर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट के अक्रॉस, तो वो क्या मिलता है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जिसकी वजह से करंट डेवलप होती है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमने एक हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई, तो हाई वोल्टेज का यानी हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और तेजी से फ्लो करेंगे, यानी करंट और ज़्यादा डेवलप होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा बैटरी का, यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा करंट होगा। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट आता है जो कि होता है आई आर। तो यही ओम्स लॉ बोलता है, यानी इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर या तो किसी भी सर्किट में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना। यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी होगी, जितनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की बैटरी होगी, उतने ज़्यादा हमको करंट मिलेगा। तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, जो कि ओम्स लॉ का ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं, तो हम देखें, देखो लेट्स से ये हमारा करंट है, ये हमारा वोल्टेज, ठीक है। सो हम एक जस्ट रफ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लें यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अभी हम मान लें कि लीनियरली वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जब हमने करंट वोल्टेज को 1 बढ़ाया, करंट भी बढ़ गया 1 पे, ठीक है। जब हमने वोल्टेज को 2 किया, करंट भी 2 एम्पियर बढ़ गया। जब हमने वोल्टेज को और बढ़ाया, करंट और बढ़ गया, ठीक है। अभी हम मान रहे हैं कि ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको प्लॉट करें तो वो क्या मिलता है, एक लीनियर लाइन, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो है रेजिस्टेंस के लिए। तो ये होता है ग्राफ और ओम्स लॉ, यानी जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाएंगे यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, किसके रिस्पेक्ट में, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है आर इज इक्वल्स टू, अब ये आई मल्टीप्लाई मिल जाएगा तो डिवाइड में वी अपॉन आई, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ओम्स लॉ यहीं तक है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला है, आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई। ये आर होता है, आर होता है, आर होता है रेजिस्टेंस, आर होता है रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है। अब देखो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, अब अगर कंडक्टर गुड कंडक्टर होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देगा, यानी करंट इजीली फ्लो करेगी। मगर मान लो कोई बैड कंडक्टर है, यानी उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो उसी केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा, यानी चार्जेस ज़्यादा फ्लो नहीं करेंगे, है ना। तो यानी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं फ्लो ऑफ करंट, ये डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ कंडक्टर पे भी, है ना। सो जो नेचर ऑफ कंडक्टर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस, यानी ये कंडक्टर कैसा है, उसका एरिया कैसा है, उसका डायमेंशन कैसा है, इसके बेसिस में हम बोल सकते हैं, इस बेसिस में कि रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट कम हो जाएगी, कम रेजिस्टेंस होगा करंट ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है रोकना या तो अपोज करना, है ना। तो इट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस या तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द करंट, यानी कंडक्टर या तो रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड कर रहा है, यानी करंट को कितना रोकने की कोशिश कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है आर इज इक्वल टू रॉ एल बाय ए, जहाँ पे एल जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एरिया ऑफ कंडक्टर है, और रॉ है रेजिस्टिविटी। ऐसा यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो होती है ओम, ये सिंबल ओम का, और ये होती है ऐसा यूनिट। तो देखो अगर हम एग्जांपल ले कंडक्टर का, अगर एक कंडक्टर का एग्जांपल ले, है ना, तो देखो अगर इसमें से कितना इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा वो डिपेंड कर रहा है एरिया पे, है ना। अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेगा इसमें से, हाँ। अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे, फॉर एग्जांपल हमने एरिया को बढ़ा दिया, ठीक है, तो अब इसमें से और इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं।
और ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट और ज़्यादा पास हो रहा है, और करंट और ज़्यादा पास हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब मान लो इस कनेक्टर की लेंथ हमने बढ़ा दिया, कनेक्टर की लेंथ बढ़ा दी, अब उसी सेम इलेक्ट्रॉन को इस कनेक्टर को पास करने के लिए ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। जब ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा मिलेगा। तो देखो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, तो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती, ये प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, ठीक है। तो ये है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ यही बोलता है कि रेजिस्टेंस जो सॉरी वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला टर्म आता है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, कुछ कुछ टर्म्स को हम चेंज करते हैं इनटू करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी होती क्या है? देखो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? करंट बाय वॉल्यूम, है ना। मगर किसी भी कंडक्टर के केस में हम वॉल्यूम नहीं कंसिडर करते, इसको हम एरिया कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एरिया कंडक्टर का, है ना। और इसमें से करंट फ्लो कर रही है लेट्स से आई अमाउंट की, ठीक है। सो हम डिफाइन कर सकते हैं करंट डेंसिटी को J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ करंट इन द conductor to the area of cross section of the conductor at that point। यानी देखो हम बोल रहे हैं कि क्या है, रेशियो है अमाउंट ऑफ करंट का टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो हमने बोला हमको यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है, यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रही है वो आई है, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आई अपॉन ए। अब देखो कंडक्टर का हो सकता है एरिया वेरी करे, तो अगर हम एरिया वेरी करा रहे हैं इसका, लेट्स से ये कनेक्टर है ना, जो क्या है टेपर्ड है, यानी वो स्लाइटली उसका एंगल कम होता जा रहा है जिसकी वजह से उसकी एरिया रिड्यूस हो रहा है। तो हम बोल रहे हैं इस एरिया पे कितनी करंट डेंसिटी, तो ये जाएगा आई, यहाँ पे करंट कितनी है अपॉन ए, है ना। तो किसी भी एरिया पे जहाँ पे वो करंट डेंसिटी निकालना है तो वहाँ पे कितनी करंट है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस पॉइंट का, इसे हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करता है और साथ साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे दोनों चीजें मैटर करती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इसलिए क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो हमको रिलेशनशिप यूज करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और करंट डेंसिटी का, तो इसके बीच में रिलेशनशिप भी निकालना पड़ेगा। तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम में आने के चांसेस कम है इस डेरिवेशन के, मगर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला, इसलिए इसको निकालना जरूरी है। तो देखो जो करंट डेंसिटी होता है वो अभी हम निकालें, J इज इक्वल टू आई बाई ए। अभी हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो हमको पता है ऑल्सो V जो होता है dV बाई डी आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो V बाई आर, यानी लेंथ जो भी है यहाँ पे अगर लेंथ L है, यहाँ पे लेंथ L अगर हम मान रहे हैं तो V बाई एल क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से V कितना हो जाएगा E इंटू एल। मान लो इस कनेक्टर का जो लेंथ है वो L है, ठीक है। तो यहाँ से V इज इक्वल टू ई बाई एल हो जाएगा, क्योंकि E होता है dV बाई डी आर, हमने ड्राइव किया था। तो देखो यहाँ से I करंट और रेजिस्टेंस अभी मैं निकाल थोड़ी पहले, रेजिस्टेंस क्या होता है रॉ एल बाई। तो देखो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, V इज इक्वल टू रॉ एल बाई ए, और V कितना होता है ई एल। तो हम लिख सकते हैं V की जगह ई एल। देखो V की जगह हमने ई एल डाल दिया, और यहाँ पे ये तो जैसे ऐसे ही V की जगह हमने ई एल डाल दिया, और यहाँ से आई आर की वैल्यू कितनी है, तो ये रेजिस्टेंस है इनटू आई। रॉ एल बाई ए होता है रेजिस्टेंस होता है, अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू आई आर है ना, तो आई आर क्या होता है रॉ एल बाई ए, है ना। क्या से लिख सकते हैं ई एल इज इक्वल टू आई रॉ एल बाई ए।
अब आई बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी, तो ई एल इज इक्वल टू आई बाई करंट डेंसिटी जे रॉ एल। अब एल से एल कट गया तो ई हो जाएगा जे इंटू रॉ। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारी करंट डेंसिटी का इक्वेशन। अब अगर चाहें तो हम अब अगर चाहें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ई इज इक्वल टू जे रॉ है ना, जे रॉ। अब रॉ इंटू में जाएगा तो डिवाइड में, तो ई अपॉन रॉ क्या हो जाएगा, जे। ठीक है, अब देखो चार्ज डेंसिटी जो होती है, सॉरी सॉरी करंट डेंसिटी जो होती है वो होती है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और रॉ जो होता है 1 अपॉन रॉ, रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, सिग्मा से इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 अपॉन सिग्मा की जगह रेसिस्टिविटी। देखो ई, इसको लिखते हैं ई, और 1 अपॉन रॉ, हमने इसको अलग कर लिया 1 अपॉन रॉ। 1 अपॉन रॉ क्या होता है, कनेक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई जो फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, सो इसके बाद आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नया टर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे वी स्मॉल डी से। ठीक है, तो देखो किसी भी कंडक्टर में हमने बताया था इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, और हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं इस कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है मूवमेंट का कैसा होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, है ना। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, अगर हम एवरेज वेलोसिटी लिए, यानी एवरेज वेलोसिटी, जैसे किसी वेलोसिटी कम है, किसी ज़्यादा है, कोई जाके टकरा रहा है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम में जो होता है 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सो अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं पहले से अवेलेबल, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, एक दूसरे को कोलाइड होगा, उसके बाद फिर जगह कम रहेगी चलने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे क्या होता है, वेलोसिटी जो है वो सब कुछ चेंज हो जाती है। तो अगर हम एवरेज निकालें सारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन से सबका एवरेज निकाले वेलोसिटी का, तो जो हमको वेलोसिटी मिलती है उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो लेट्स से इट इज द एवरेज velocity of all electrons in the conductor, or electrons flowing in the conductor opposite to external applied electric field। ठीक है, हमने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन सारे एक ही डायरेक्शन मूव करने लगे। अब उनकी सबकी एवरेज अगर हम वेलोसिटी निकालें, मान लो एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है, तीसरे की वेलोसिटी v3 है, तो अगर हम सारे वेलोसिटी का एवरेज निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो फाइनल वेलोसिटी आएगी उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेशन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला, जब भी हम मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, एग्जाम में आता है, और इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। तो देखो स्टेप्स कुछ है जो हम लोग को बेसिक स्टेप्स याद रखने हैं, हम निकालेंगे कैसे। देखो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। ये अगर बेसिक चीज़ याद हो जाएगी, ये कि कैसे वो निकालना है, देन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, है ना। अब यहाँ पे मास तो चलो पता है इलेक्ट्रॉन का, हाँ फोर्स कैसे निकलेगा, तो फोर्स निकालने के लिए हम यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू होता है। यहाँ से एफ क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ये चीज़ मेथड यूज करेंगे, इससे हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करेंगे, जो फोर्स आएगा उसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे, एक्सेलरेशन हो जाएगा, फिर एक्सेलरेशन को हम ऐसी इक्वेशन में रखेंगे, तो वहाँ पे वेलोसिटी फाइनली आ जाएगी। तो देखो स्टेप पहला क्या है, पहले फोर्स निकालना। तो मैं बताएं, एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में कितनी होगी,
ई इज इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन से, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे हम कंसिडर करें इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे हम क्यू लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है ना। तो ई एफ हो जाएगा, ई हो जाएगा एफ बाय माइनस ई, यहाँ से हम लिख सकते हैं ई जो एफ हो जाएगा फोर्स, वो कितना हो जाएगा माइनस ई इंटू ई, है ना, डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो गया। चलो पहला स्टेप हो गया, फोर्स आ गया। अब दूसरे में क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, हमें पता है फोर्स जो होता है एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स हम निकाल चुके कितना है, माइनस ई इंटू ई, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जितना अप्लाई कर रहे हैं अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन भी आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया ए इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई बाई एम। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी निकालना हमको, एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि वी डी हो जाएगी, क्या होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब यहाँ पे देखो टाइम एवरेज निकालना है हमको, है ना। यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, यहाँ पे मल्टीपल्स इलेक्ट्रॉन्स है ना, बहुत ज़्यादा मिलियन बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो सब इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज टाइम निकालना है, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, है ना। तो इसको हम टाउ एवरेज से डिनोट करेंगे, है ना। एक्सेलरेशन टी फॉर टाउ फॉर टाइम, एवरेज टाइम। ठीक है, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वो सब मूव कर रहे हैं, तो उनका एवरेज निकालना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, वी डी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने निकाला माइनस ई कैपिटल ई बाय एम, और यहाँ पे आ जाएगा टाउ एवरेज। तो हमारा फॉर्मूला बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ पे टाउ एवरेज क्या है, टाउ वन, टाउ टू, टाउ एन अपॉन एन, कितने इलेक्ट्रॉन से, एन इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये टाउ का निकाल के हम वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो देखो इजीली हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, नोट करने कर सकते हैं। एक चीज ध्यान देना, ये जो टाउ है क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब हमको निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड करना है, एक्सप्रेशन उसका। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, उसमें से I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम बात करें तो एक छोटा सा एरिया हमने कंसिडर किया, एक छोटा सा एरिया, ठीक है, dV वॉल्यूम का एरिया, हमने dV वॉल्यूम का एक छोटा सा वॉल्यूम हमने कंसिडर किया। ठीक है, इस वॉल्यूम में लेट्स से n इलेक्ट्रॉन से, कितने n इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, यानी एक छोटे से वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो देखो हमको निकालना क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो करंट क्या होता है, करंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू होता है चार्ज, टी होता है टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चार्ज, टोटल चार्ज या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर में। ठीक है, पहले वो निकालते हैं, उसके बाद हम चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यहाँ पर टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अब देखो एक छोटी सी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, एक छोटे से वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन से, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। छोटे से वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन से, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब देखो फॉर एग्जांपल हमने बोला हमारे पास एक बोतल है 10 लीटर की, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। कंसीडर करते हैं ऐसे एग्जांपल के लिए, हमारे पास एक बोतल है 1 लीटर की, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 लीटर की बोतल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 100। कैसे निकाला, 10 इंटू 10। देखो 1 लीटर की बोतल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 लीटर में कितना हो जाएगा, 1 में 10, 2 में 20, 3 में 30 एंड 10 में 100, है ना। इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सेम हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखो एक छोटे से वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन से, एन इलेक्ट्रॉन से। तो पूरे वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, एन इंटू वॉल्यूम, है ना। एक छोटे से बोतल में, 1 लीटर की बोतल है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन से, है ना। एक 10 लीटर की बोतल है, उसमें कितने हो जाएंगे,
उसमें कितने वॉल्यूम हो जाएंगे? तो क्या क्या हमने 1 लीटर में 10, 2 लीटर में 20, 10 लीटर में 100 कैसे निकाला? 1 लीटर में 10 है और 10 लीटर में कितने जाएंगे? इंटू 10, 100 निकाला ना। तो क्या किया हमने, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है n, उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया उस वॉल्यूम से, तो आ गया हमारे पास टोटल। तो वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे, हम निकाल लेंगे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने देंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वी वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास वी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे? तो एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, टोटल वॉल्यूम में इंटू वी। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अब ये आ गया। अब क्वेश्चन हमको ये नहीं था, हमको क्वेश्चन चाहिए था चार्ज, कि टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना चार्ज आएगा, है ना। करंट क्या होगा? करंट एक इलेक्ट्रॉन की वजह से तो प्रोड्यूस होगी नहीं, या ना कि 2 ना कि 3, वो तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबके फ्लो की वजह से करंट जनरेट होगी, है ना। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका चार्ज निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कितना टोटल चार्ज ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? हो जाएगा, देखो टोटल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई, टोटल पे कितना हो जाएगा? इंटू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ए इंटू एल, यानी देखो इतने इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, एक का इतना चार्ज है तो टोटल का इस जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम में, 10 इलेक्ट्रॉन का 10 कूलम, एक को मल्टीप्लाई कर दिया जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है ई, और सारे कितने इलेक्ट्रॉन से अवेलेबल? एन इंटू ए इंटू एल। चार्ज आ गया यहाँ पास, तो चार्ज हो गया, वो आ गया एन ई ए एल, एन इंटू ए एल। ठीक है, अब चार्ज आ गया। अब टाइम क्या होता है? टाइम या तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करें उनसे कितना टाइम होगा? टाइम कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला पढ़ा है। ज़्यादा टाइम क्या हो जाएगा? टाइम डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम भी आ गया, अब दोनों को इस इक्वेशन पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ देखें, कनेक्ट करें, करंट कितनी हो जाएगी? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ से आई कितना है, सॉरी क्यू कितना है? क्यू हमने निकाला अभी, एन इंटू ए इंटू एल, एन इंटू ए इंटू ए एल। टाइम कितना है? एल बाई वी डी, एल से एल कट गया, वी डी डिवाइड ऊपर जाकर मिल जाएगा, तो आई हो जाएगा एन ई ए वी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो ये हमने सेम बेसिक प्रिंसिपल फॉलो किया, करंट का फॉर्मूला रखा, चार्ज निकाला, टाइम निकाला, दोनों को वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पास करंट और वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आई वैसे ही है, ये इंटू में हो जाएगा तो एड में एन इंटू ए इंटू ए। ठीक है, अगर इसको चाहो तो आगे और बढ़ा सकते हैं, वीडियो हो जाएगा, देखो आई अपॉन ए क्या होता है? जे अपॉन एन इंटू ए। यहाँ से हम जे को निकाल सकते हैं, करंट डेंसिटी जे हो जाएगा एन इंटू ए इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला बन गया, और चाहिए तो और निकाल सकते हैं फर्दर इसको। करंट डेंसिटी हो जाएगा एन इंटू ई, ड्रिफ्ट ऑफ केमिकल लास्ट में निकाला, ड्रिफ्ट ऑफ कितना होता है? ई इंटू ई अपॉन एम टाउ। यहाँ से जे हो जाएगा एन ई इंटू ई स्क्वायर इंटू ई टाउ बाय एम। ये आ गया हमारा करंट डेंसिटी का भी रिलेशन। ठीक है, तो ये है हमारा डेरिवेशन और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये याद रखना है, और करंट डेंसिटी का भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी तीनों इंपॉर्टेंट, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये किस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो नोट करना कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कितना इजीली अवेलेबल है मूव करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन कितना इजीली मूव कर रहे हैं कंडक्टर के थ्रू, यानी कंडक्टर से कितना इजीली पास कर इलेक्ट्रॉन बहुत कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद। देखो समझते हैं इसको, तो हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, मानो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी हम कंसिडर करें 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव तरफ मूव करेगा। अब देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम लगाई और इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली मूव कर रहे हैं, यानी इनकी मोबिलिटी क्या है? ज़्यादा। यानी इलेक्ट्रॉन कितना इजीली मूव कर रहे हैं बहुत कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा।
अगर हम मान लो कोई है जैसे कनेक्टर है, कनेक्टर की यूजुअली मोबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब हम बात करें इंसुलेटर में, इंसुलेटर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, इलेक्ट्रॉन्स हीलेंगे भी नहीं, फिर और लगाए नहीं हिले, फिर और लगाए नहीं हिले, यानी हम बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तब जाकर इलेक्ट्रॉन कहीं निकलेंगे उससे एटम से और मूव करना शुरू करेंगे, है ना। तो यहाँ पे उसकी मोबिलिटी क्या होती है, बहुत कम। तो हम मोबिलिटी बोलते हैं, मोबिलिटी जो होती है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू। अब देखो ये क्या होता है, जितना ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ज़्यादा अच्छी मोबिलिटी, है ना। और जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होनी चाहिए, वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब मान लो अगर हम बैटरी हाई वोल्टेज की लगा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नॉर्मल स्पीड में, तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क आएगा नहीं, वहाँ पे कनेक्टर क्या है, नॉर्मल है। अब मान लो अगर हम छोटी वोल्टेज की बैटरी लगा रहे हैं, छोटा पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी लगा रहे हैं, और उससे क्या है कि बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यानी उसकी मोबिलिटी क्या है, ज़्यादा अच्छी। तो हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज हाउ easily electron flows through the conductor on applying smaller electric field। यानी हम छोटी से छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं और इलेक्ट्रॉन मूव हो जाए, तो यानी अच्छी बात है, करेक्टर अच्छा है। हमें छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए और इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली मूव कर रहे हैं, यानी वो बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यानी उसमें फिर इतनी अच्छी मोबिलिटी है नहीं। तो हम इसको और भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। सो हम यहाँ से रिलेशन लिखते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है। सो मोबिलिटी जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने देगा कम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। एंड देन लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे अबाउट किरचॉफ लॉ, मीटर ब्रिज, पोटेंशियल मीटर, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।